आज क्वेश्चन है, हम लोग इससे पहले अम्ल और भस्म में अंतर पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, तो समझना है कि क्षारक और क्षार में जो अंतर है वह निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। क्या? क्षारक और एक तरफ क्षार। बस 2 ही नंबर का पूछेगा, 2 को अंतर आपको याद रखना है। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, यानी जितने क्षार है ना, क्षार जल में विलय होता है, लेकिन सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। जितना क्षारक रहेगा ना, सब क्षारक जल में विलय नहीं। विलय मतलब जल में घुलना, जल में घुलना, यानी सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं और सभी क्षार जल में विलय होते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? अगला, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, यानी जितने क्षार है ना, क्षारक है, वो क्षार नहीं होता है, लेकिन सभी क्षार क्षारक होता है। अंतर समझ में आ गया? क्षारक, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, सभी क्षार जल में विलय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, तो सभी क्षार क्षारक होते हैं। याद हो जाएगा? चलो, कुछ ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, इतना ये तो रटना पड़ेगा, कोई इसका ट्रिक नहीं है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बिना रटले आपको रटोगे ना तो आम लाइफ में। एक बार रटवाए हैं हम लेकर के, हाँ चलवा के यादो है, याद है ना? एक बार रटवाए थे, तो सब उठपुटांग नाम बोल बोल के रटवा दिए थे, है ना। हाँ हाँ, अभी तक याद है। देखो, कुछ प्राकृतिक क्षार जिसमें उपस्थित अम्लों के नाम। अब देखिए, अम्लों के नाम। अच्छा, अम्ल यानी स्वाद में खट्टा, ठीक है। देखो, सही में बनवा लेंगे, वो तो समूह में देखता होगा तो ये देखता होगा ज्यादा से, है ना। लग रहा है एकदम आई मुछवा आ जाता है मुहुआ में, सब आज बनाएंगे। देखो, सिरका। सिरका जो प्राकृतिक क्षार है, जिसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरा व नींबू, संतरा व नींबू में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, बोलो। संतरा व नींबू में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, याद हो जाएगा। संतरा व नींबू में सिट्रिक अम्ल। एक ही है, एक ही है, एक ही का नाम है ना। संतरा व नींबू दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में इसका एक ट्रिक है ना। संतरा व नींबू में सिट्रिक अम्ल। अब देखो, सिट्रिक अम्ल इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? संतरा व नींबू, देखो थोड़ा नहीं, वीडियो बन रहा है, उटपुटांग वाला हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा अजीब लगेगा। इसे याद तो हम करवा देंगे, ऑफ कैमरा रहेगा ना। देखो, हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, संतरा व नींबू। नींबू कैसा होता है? पीला होता है। नींबू कैसा होता है? पीला। अब पीला चीज सीट पर रहता है, सुबह को पीला चीज सीट पर जाता है कि नहीं जाता है? उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली, इमली खाओगे मन टटरा जाएगा, टाटरिक अम्ल। नहीं, खट्टा से मन टटरा जाता है, कौन सा अम्ल? टाटरिक। ऐसे हम लोग याद करते हैं। टमाटर में, टमाटर के अंदर से जो निकालोगे, उसका लस्सा ऐसा टाइप का रहता है, अंदर का गुद्दा, वो जेल ऐसा रहता है, जेल ऐसा। जेल मतलब समझते, सेटिवेट जिसको कहते हैं, बाल में लगाइए, जन्ने से बाल, जिन्नी मन है उन्हें दे तुम्हारा बाल हो जाएगा। हीरो बनना है तो हीरो देव बन हो जाएगा। अगर चलो तेरे नाम झाड़ना है तो तेरे नाम हो जाएगा। अजय देवगन वाला झाड़ना तो अजय देवगन वाला, जैसे तुम झाड़ लो। और हमारे दाढ़ी एने है ना, ऐसे ऐसे होले, घुड़चियाल घुड़चियाल, और सेटिवेट लगा के आने दे, आराम से सुता दे, एकदम सट जाए। तो सेटिवेट, टमाटर में अंदर जेल ऐसा रहता है, इसलिए उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं। खट्टा दूध या दही में, दही लैट्रिन जैसा होता है। अगर पैखाना गड़बड़ हो जाए तो उजला उजला लैट्रिन निकलेगा, है ना। तो कौन सा? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा? लैक्टिक। संतरा व नींबू, ऐसे हम लोग याद मतलब
देखो याद करना है ना, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अब बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे। अब कैमरा हम आपको अच्छा से समझाते हैं। चींटी का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में, नेटल के पौधा में, मधुमक्खी का डंक में या बिच्छू के डंक में, ये सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। याद हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक, नेटल का पौधा, बिच्छू का डंक, मधुमक्खी का डंक जो लहर देने वाला है वो सब में फॉर्मिक अम्ल। वही ना मार देता है मधुमक्खियां ना, तो फॉर्मिक अम्ल घुस जाता है तो चमड़ा में वही लहरने लगता है। या नेटल का पौधा, ठीक है। अब कह रहा नेटल का पौधा कैसे? नेटल का पौधा के बारे में पढ़ाएंगे हम। नेटल मतलब लेटल न मट्टी से। नेटल का पौधा के बारे में इसके लास्ट क्लास जब होगा ना इस चैप्टर का, तो वहां पर पढ़ाया जाएगा नेटल का पौधा। नेटल का पौधा होता है, उसके बगल में एक डांक का भी पौधा होता है। नेटल का पौधा डांक, तो जैसे नेटल का पौधा आपके चमड़ा में ठेकता है तो आपको एकदम मेथेनोइक अम्ल इसमें घुस जाता है, फॉर्मिक अम्ल बहुत ज्यादा लहर देने लगता है, तो बगल में उसका इलाज रहता है डांक का पौधा। ओकर पतवा से रगड़ के यहाँ पर रगड़ लोगे ना, तो जितना लहर है सब खत्म हो है ना। मधुमक्खी का डंक, फॉर्मिक अम्ल। सेब कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। सेब खाना बड़ा जरूरी है। हमारा मूल कर्तव्य है कि सेब खाए ताकि हमको ताकत मिले। मौलिक अम्ल पाया जाता है ना। मक्खन में, मक्खन जो है उसमें पाया जाता है ब्यूटीरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ब्यूटीरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े कि अमाशय पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसी अम्ल की वजह से हमारा जो खाना है, जो हम भोजन करते हैं, वो क्या करता है? पचता है ना। चाय में टैनिक अम्ल, चाय पियो मन टनटना जाएगा एकदम मन आलस हो रहा है। चाय पी तो मन टनटना जाएगा। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। ठीक है। जठर रस में, जठर रस गैस्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? गैस्ट्रिक अम्ल। बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये सब अम्ल है, ठीक है। बाकी चलिए अगला, अब देखिए अगला टॉपिक है पीएच स्केल, है ना। देखो लगभग थोड़े थोड़े पढ़ना है, लेकिन उसको बढ़िया से समझना है ना। अच्छा, पीएच स्केल क्या होता है, पहले तो ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पीएच स्केल नहीं, पहले हम लोग जानेंगे पीएच मान। पीएच मान जो होता है ना, पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, या पी से पोटेंज, एच से हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का पावर, यानी उसका शक्ति, यानी कोई विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय है तो उसमें कितना पावर है, ठीक है। अगर कोई विलयन है तो वह अम्लीय है, सपोज दैट वो क्या है? अम्लीय है। तो अम्लीय है तो कितना अम्लीय है? विलयन तो एक तो नींबू का भी रस विलयन है जो अम्लीय है, बात समझना। सेब में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, वो भी एक विलयन एक अम्लीय है, मैलिक अम्ल। सेब खाओ जो खट्टापन, ठीक है। एक नींबू, कागजी नींबू खा लो वो खट्टापन, एक इमली खा लो वो खट्टापन, एगो तेजाब पी लो वो अम्लीयता, उसमें तेजाब में भी सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, वो भी अम्लीय है। तो ये कौन कितना शक्तिशाली है, किसमें ज्यादा सांद्रता है हाइड्रोजन का, किसमें ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ये कहां से पता चलेगा? पीएच मान से। किससे पता चलेगा? पीएच मान से। यानी पीएच मान हाइड्रोजन का पावर, यानी जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन की सांद्रता होगी वह उतना ही अम्लीय होगा, बात समझना। जिस विलयन में हाइड्रोजन जितना ज्यादा उतना ही वह ज्यादा अम्लीय, ठीक है। और जिस विलयन में हाइड्रोजन जितना ही कम उतना ही वह क्षारीय।
है ना। तो सबसे पहले पीएच मान क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन यानी H+ आयन की सांद्रता को विलयन का पीएच मान कहते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन, कितना उसमें हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता विलयन का क्या कहलाता है, पीएच मान। पीएच मान तो हम लोग समझ गए। सांद्रता क्या है, यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा, यानी कोई विलयन है तो उस विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है, यानी कोई विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वह ज्यादा सांद्र है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कम है तो वह कम सांद्र है। बोलो कोई दिक्कत। आगे पीएच का मतलब पी से पोटेंज यानी पावर भी बोल सकते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का कितना पावर है वो पीएच मान बताएगा। एस से हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत है। पी से पोटेंज या पावर, एस से हाइड्रोजन यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पावर कितना वो शक्तिशाली है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया, क्लियर है। पीएच मान एकदम बढ़िया से क्लियर है ना। आगे है पीएच स्केल। अच्छा ये बताइए, कोई विलयन है, ठीक है, तो वो अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है या उसमें लवण है, उसको मापने के लिए हम चख के हर चीज को पता नहीं कर सकते हैं। अगर हम चखेंगे तो मैं पहले भी बताया हूं कि चखने के चक्कर में जहर चखा गया तो ऊपर ही का टिकट कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो हम हर चीज को चख के पता नहीं कर सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक आए सोरेनसन, कहीं करे बकलोलवन से चौके के चक्कर में चल जाएगा सब ऊपरे, रुको रुको हम एक निदान करते हैं। उन्होंने एक स्केल दिया, पीएच स्केल। और वही पीएच स्केल क्या करता है कि कोई विलयन अम्लीय है कि कोई विलयन वह क्षारीय है, इसका पता लगाने का काम करता है। कौन, पीएच स्केल। यानी उसी वह यंत्र है, एक प्रकार का उपकरण है पीएच स्केल की कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। देखिए पीएच स्केल का डिफिनेशन हम ये लिखवाएं कुछ जरूरी नहीं है, आप गए एग्जाम में भूल गए, हमने जो समझाया है माइंड में है वो चीज लिख दोगे। क्या लिखना है कि पीएच स्केल, हम अपने मन से डिफिनेशन निकाल रहे हैं, आप जैसे लिखो ये भी याद कर सकते हो। पीएच स्केल वह उपकरण है जो किसी विलयन या जो कोई विलयन अम्लीय हो या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं, या हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। जैसे वह स्केल जिसकी सहायता से विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है, उसका पीएच मान कितना है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। नहीं आ रहा समझ में जी, आ रहा है ना। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है या वह कितना क्षारीय है। इसकी खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। यानी पीएच स्केल का खोज किसने किया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब किया, 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल किसी विलयन की पीएच सांद्रता को बताता है कि उसका पीएच मान कितना है या पीएच मान उसका ज्ञात किया जाता है। कोई दिक्कत। अब चलते आते हैं पीएच स्केल पर। ये हमारा एक है पीएच स्केल, क्या है, पीएच स्केल, ठीक है। इसका पाठांक हमने ऊपर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहां तक, 14 तक, याद रखिएगा 14 तक। कोई विलयन 3 प्राकृतिक में पाया जा सकता है, अम्लीय, इस स्केल से नापा जा सकता है, याद रखना, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, ठीक है। अगर इधर मिटा दे,
अगर हमने एक जार ले लिया, ठीक है, इसमें हम एक बिलियन डाल दिए, क्या डाल दिए? बिलियन। वो बिलियन क्या है हमें पता नहीं है। यह अम्लीय है, इसमें क्षारीय है या उदासीन है। इसको पता लगाने के लिए ये मान ले पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। ये क्या है? पीएच स्केल है। इसको हम क्या करेंगे? इस बिलियन में डुबोएंगे, ठीक है। डुबा के जब हम निकालेंगे, ठीक है, अगर पाठ्यांक पीएच मान 7 आ गया तो हम कहेंगे कि वह बिलियन उदासीन है, न अम्लीय है और न क्षारीय है। अगर पीएच मान 7 से अधिक आ गया तो कहेंगे कि यह क्षार है। क्या है? क्षार। अगर 7 से कम आ गया तो कहेंगे कि अम्ल है। कोई दिक्कत? देखो मैंने यहां बताया कि अगर 7 है तो क्या है? उदासीन। 7 से कम तो क्या है? अम्लीय। और 7 से अधिक है तो क्या है? क्षारीय। अब आता है बात कि सर अगर किसी भी बिलियन का पीएच निकाले 6 आ गया, 1 बिलियन का पीएच निकाले 1 आ गया, कोई बिलियन का पीएच 1 आया और किसी बिलियन का पीएच 6 आया, तो बताइए कि ज्यादा अम्लीय कौन है? ये भी बात है। ज्यादा शक्तिशाली अम्लीय कौन है? तो हम कहेंगे कि चेला 1 वाला। काहे? यहाँ उदासीन है, इधर आएगा हल्का हल्का अम्लीयता बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इधर इधर आएगा अम्लीयता बढ़ते जाएगा। यहाँ क्षारीय है, जैसे जैसे आगे जाएगा क्षारीयता बढ़ता जाएगा। आगे आवाज समझ में? यानी 7 से पहले धीरे धीरे अम्लीयता बढ़ते जाएगा और 7 के बाद धीरे धीरे क्षारीयता बढ़ते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर जिसका पीएच 14 है वो सबसे ज्यादा क्षारीय है, अगर जिसका पीएच 1 है वो सबसे ज्यादा अम्लीय है। पीएच 1 पता है किसका होता है? पित्त का। पित्त में जो रस होता है ना, पित्त, और हम लोग का पित्त, उसका पीएच 1 होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा अम्लीय पित्त है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आ गया है सब चीज? अब देखो इसी चीज को लिखा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। कोई दिक्कत? आगे है कि पीएच स्केल का परास क्या है? तो पीएच स्केल का जो परास होता है ना, किसी भी विलयन को 3 कैटेगरी में बांटा गया, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। उसी को कहते हैं, तीनों जो पैटर्न है उसी को कहते हैं पीएच परास। देखो यह एक ऐसा परास होता है जिसमें पीएच मान के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इसी को कहते हैं पीएच परास कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो उसको रोक दो तुम ना। जो अभी हम बताए कि पीएच मान, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर कम है तो ज्यादा अम्लीय ठीक है, और सबसे ज्यादा है तो वह ज्यादा क्षारीय है ना। कल स्केल बना के बता दिए। अब देखिए कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। तो अभी हमने बताया था कि पित्त का पीएच मान यानी अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? अमाशय रस। टमाटर का पीएच मान 4.1। ये तो याद करना, पर इसका कोई ट्रिक नहीं है। मूत्र का पीएच मान 6। लेकिन इतना जान लो कि मूत्र जो पेशाब है ना वो अम्लीय है। अब तनी चौक के मत देखना, ताक रहा है बड़ा गौर से। अब उसको टेस्ट मत करे लगना कि कैसन है। तनी सर कहे है ना तो उसको हम थोड़ा सा ट्राई भी कर लेते है ना। यानी तो सुबह पर जाके ऐसे ऐसे मत। अरे देखो नींबू रस, उसका पीएच मान कितना होता है? 2.5। पसीना
4.5। पसीना कभी कभी देखना मुंह में आ जाए खट्टा लगता है, पसीना तो ऐसे करता है मुंह में, काम करते करते पसीना मुंह में टपक जाता है, खट्टा लगता है। दूध खट्टापन पीएच मान होता है 6.5। सिरका उसका पीएच मान होता है 3। अम्लीय वर्षा 5.6। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 कहने का मतलब कि यह उदासीन है। पानी का कोई स्वाद होता है, इसीलिए तो इसका पीएच 7 होता है। हाँ, लेकिन पानी का स्वाद होता है। कल के पानी अगर निकालोगे तो उसका स्वाद होगा। शुद्ध जल मिनरल वाटर उसका कोई स्वाद नहीं लगेगा, समझ गया ना। जिस पानी का ज्यादा टीडीएस हो जाएगा ना, टीडीएस अगर, तो उसका कड़वापन लगेगा, तीता लगता है मिनरल वाटर। लेकिन शुद्ध रहेगा जो ना, न तीता लगेगा, न खट्टा, न नमकीन, कुछ नहीं, ना स्वाद नहीं पता चले कैसन है। पानी तो है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। पानी का न रंग है न स्वाद है, पानी का कोई रंग, अपना रंग। दूध में मिला दो उजला हो गया, रंग काला रंग में मिला दो काला हो गया, जिसमें मिला दो वैसा ही बेचारा हो जाता है। गिरा देगा, डर लगता है कभी चपा जाए नीचे है हम के बैठ पर, नहीं होता ऐसा लगता है कि कहीं गिर गिर देवा पता में हो जाए। हाँ, अगर गिर गया तो हम तो इसे भागू जा, आई सब अगर चल गया ना तो सब गार्जियन छोड़ेगा हमारा। आंसू, आंसू देखो, आंसू होता है क्षारीय, क्या होता है, इसका पीएच होता है 7.8। खून का पीएच 7.4। पित्त का पीएच इतना से और इतना के बीच में। चूना जल का पीएच 11। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय है, ऑप्शन देगा 6, 7, 5 और 11। बोलो क्षारीय कौन है, किसका पीएच क्षारीय है, 11। ऐसे ऑप्शन देता है, ऐसे क्वेश्चन। चलिए अम्ल वर्षा, देखो अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल की बारिश। अम्ल वर्षा कहने का मतलब अम्ल की बारिश। जब वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाएगा ना, जब बारिश हो रही है उसका पीएच 5.6 से अगर कम गया तो उस बारिश को कहेंगे कि अम्ल वर्षा है। 5.6 तक है तो अम्ल वर्षा नहीं कहेंगे। 5.6 से कम जाए यानी 5 हो गया, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, ऐसे वर्षा को क्या कहते हैं हम, अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा पता है कहाँ होता है, हर जगह पर होता है, कुछ न कुछ अम्ल की बारिश होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इस लॉस क्या कर रहा है कि आपका जो पक्का है ना घर का, उसको क्षति पहुंचाता है, लोहा है उसको क्षति पहुंचाता है। कभी आप सुने होंगे कि ताजमहल आज से पहले बहुत चमकीला हुआ करता था, लेकिन आज ताजमहल मटमैला हो गया, कुछ उसका कलर मध्यम हुआ है, किसके वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से। आ रही बात समझ में, तो वो क्षति पहुंचाता है। तनुकरण क्या है, तनु मतलब पतला करना, तनु मतलब पतला करना। तो जब जल में कोई भी विलयन है, ठीक है, मान लीजिए जल है, तो जल में क्या है, विलयन है। तो जब जल में अम्ल एवं क्षारक को मिलाते हैं, अम्ल एवं क्षारक को मिलाते हैं, उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। देखिए जब ये कोई विलयन है, इसमें हम क्या करते हैं, अम्ल को मिलाए या क्षार को मिलाए, तो उसकी आयन सांद्रता के प्रति इकाई की आयतन, जो इसका आयतन है, उसमें क्या होती है, इसकी सांद्रता में कमी हो जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण। अब बात समझिए, ये ज्यादा गाढ़ा है विलयन, इसमें इसको पतला करने के लिए क्या करोगे, या तो अम्ल मिला के पतला करोगे, नहीं तो क्षार मिला के करोगे। अरे दूध ढेर मोटा है तो पतला कैसे करे के उपाय, पानी, पानी डालोगे तो ना तनुकरण होगा। तो उसी तरह से इस अम्ल में या तो आप क्षार मिला दो, और नहीं तो अम्ल मिला के इसमें मिलाते हैं, और उसके आयन, जो इसका आयन है, जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा वह सांद्र होगा। तो इसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, बाकी कल। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, कि रासायनिक अभिक्रिया है ना, यानी
जब कोई केमिकल किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसी अभिक्रिया वह करेगा, ठीक है। यानी पहला में क्या है कि हाइड्रोजन से जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। यानी हम लोगों ने अम्ल भस्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आता है बात कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु है वह अम्ल से जो अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, है ना। तो देखिए कि हाइड्रोजन से जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, अब रहा बात कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो ये मैं बताऊंगा बाद में। पहले इसको समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु रहा ना, और जब वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण। क्या बनाएगा, लवण बनाता है। यानी ध्यान से समझना है कि हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण। आ रही बात समझ में। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु, याद रखना, लवण बनाता है। उसके बाद साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। यानी लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, यानी उत्पन्न करेगा। जैसे अगर बात आता है जेडेन, देखिए जेडेन जो है ना वह हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। कैसे, देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, सब मैं यहाँ चार्ट बना दिया हूं। यानी ये 10 जो दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और ये सब जो है 5 आपको हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है। यह हाइड्रोजन से ज्यादा है और यह हाइड्रोजन से कम है। ये सब धातु कि जितने 10 दिख रहे हैं, अगर ये धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनेगा, लवण, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे जेडेन, इस डाटा में जेडेन है कि नहीं है, जिंक। तो देखिए जेडेन जो है वह धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करा ना तो क्या बनाएगा, देखिए जेडेन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा क्योंकि इससे ज्यादा क्रियाशील है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन को बाहर भेजेगा तो अपने बढ़ जाएगा Zn4 प्लस H2। ये H2 जो है ना ये गैस के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रहा है बाजी। यानी हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, है ना। उसके बाद Na, सोडियम, इस डाटा में सोडियम है 3 है, तो सोडियम जो अम्ल से अभिक्रिया करा तो H को बाहर निकालेगा, H2 बाहर आएगा और NaCl। कोई दिक्कत, ये सब क्या है, लवण है। क्या है, लवण। जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। आगे है Pt, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा ना जी, तो क्या बनेगा PtCl प्लस H2, यही होगा ना। लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील नहीं है, कम है। और जो कम है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु हम लिखवाए हैं। तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है ना वो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अगर कम अभिक्रियाशील रहेगा तो कोई अभिक्रिया, कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए ये हम याद कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन से सर कौन अभिक्रियाशील ज्यादा है, ठीक है। याद रखना जिसमें यम लगा हुआ है ना वो अधिक क्रियाशील है। लिथियम यम, पोटेशियम यम, सोडियम यम, कैल्शियम यम, मैग्नीशियम यम, एल्युमिनियम यम, यम है हम, है ना। हो यम लगा हुआ है वह हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील। 4 आप याद कर लीजिएगा, जिंक आयरन टीन लेड, जिंक आयरन टीन लेड। जिंक मतलब जस्ता, आयरन यानी लोहा, टीन
और लेड यानी शीशा, ये भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। कोई दिक्कत? ये सब जितना अभिक्रिया करेगा ना अम्ल से, क्या मुक्त करेगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इससे जब अम्ल की आप अभिक्रिया करवाओगे ना, तो क्या नो रिएक्शन, यानी वह अभिक्रिया नहीं होगा। अभी हम लिखवाए ना कि पीटी जो है HCl से, तो नो रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करेगा। बोलो कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, क्लियर है। अगला क्या है, दूसरा कि धातुओं के कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? कार्बोनेट किसको कहते हैं और बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए CO3, देखिए कार्बोनेट कहते हैं जिसमें CO3 लग जाए वो क्या होता है? कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट होता है। और जिसमें H, देखो CO3, देखो CO3 लगा हुआ है तो क्या होगा? कार्बोनेट। खाली H आगे लग जाए ना उसको पढ़ते हैं बाई। H को क्या पढ़ते हैं? बाई। जहां H लग जाए उसको बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे। CO3 था कार्बोनेट, CO3 था, इसमें भी कार्बोनेट, लेकिन H लग गया आगे तो आगे लगा देंगे बाई कार्बोनेट। तो जब ये है क्या कि धातुओं के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से जब अभिक्रिया आप करवाओगे तो क्या बनेगा? देखिए यदि धातुओं के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से अम्ल की जब अभिक्रिया होगी ना, तो क्या बनाएगा? लवण और जल का निर्माण करता है। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जैसे ही अम्ल की आप अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? लवण और जल, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ेगा, मुक्त करेगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझिए, पहला क्या लिखवाए हम? जब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। दूसरा, जब धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। जैसे देखो कार्बोनेट यानी CO3 जिसमें लगा, तो देखिए कैल्शियम धातु है तो धातुओं की कार्बोनेट हो गया। कैसे? ये धातु है ना जी कैल्शियम, और CO3 कार्बोनेट है तो ये क्या है? धातुओं के कार्बोनेट। जेड जिंक धातु है, और बोलो तो जिंक धातु है, धातु की क्या है? कार्बोनेट, यानी जिंक कार्बोनेट, ऊपर कैल्शियम है और उसका कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो के, तो के पोटेशियम धातु है, अरे बोलो ना जी, पोटेशियम धातु है। HCO3 यानी बाई कार्बोनेट, यानी पोटेशियम बाई कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम बाई, जहां H लगे वहां बाई पढ़ो, और CO3 तो जान रहे हो कि कार्बोनेट होता है, तो पोटेशियम बाई कार्बोनेट। Na क्या है? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। HCO3 बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। जब ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, देखो जिंक है, इसका कार्बोनेट हो गया, यानी कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे अम्ल का, क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना जी। तो जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? देखिए हाइड्रोजन को बाहर करेगा, यानी ZnSO4, तो ZnSO4 प्लस में क्या बनाता है? जल, अभी मैं बताया, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। बोलो कोई दिक्कत है? यानी जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया किया, क्या बनाया? जिंक सल्फेट, जिसको हम लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। बोलो कोई दिक्कत है? यानी पहला हम क्या लिखवाए कि जब हाइड्रोजन से कम अभिक्रिया, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे ताकि याद हो जाए, जब अम्ल हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील वाले धातु से वो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण, लवण बनाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। दूसरा हम लिखवाए कि जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जहां H लग जाए CO3 कार्बोनेट, HCO3 बाई कार्बोनेट, H लगे जहां बाई हो जाता है। कोई दिक्कत? अगला है, ये चीज आप जान रहे हैं, है ना। यदि अम्ल के साथ, इसमें हम क्या करवा रहे थे? धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करवा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करवाएंगे? जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण और
जल, लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। आपको एक फर्स्ट चैप्टर में भी लिखवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल क्षार से यानी भस्म से अभिक्रिया करा तो क्या बनाया? लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करता है। देखिए, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करा यानी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्वाद में कैसा? खट्टा। भस्म NaOH कड़वा, जब अभिक्रिया करेगा तो बताता है, देखिए NaCl, NaCl क्या बचा? 2 हाइड्रोजन, एगो ऑक्सीजन, तो H2O यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनाया। यानी वही अम्ल भस्म से अभिक्रिया करा, लवण और जल बनाया। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो ठीक, इसको देखो अगला क्या है। 3 तक पढ़ लिए ना जी हम लोग, ठीक है। देखो समझ लो, नहीं समझ। 4 क्या है कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया। देखो अम्ल जो है ना, हम अम्ल के, ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु से अभिक्रिया करवा दिए, ठीक है। दूसरा, हम अम्ल के कार्बोनेट और कार्बोनेट से धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करवा दिए। तीसरा, अम्ल के क्षार से अभिक्रिया करवा दिए। चौथा, अम्ल का जब हम अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, तो ये समझेंगे। यानी अम्ल जब पानी में मिलेगा तो क्या होता है, ठीक है। तो अम्ल जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O यानी जल, इससे जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा H3O+, याद कर लीजिएगा, H3O+ Cl- और देगा उष्मा। क्या देगा? उष्मा यानी हीट देगा। उसी तरह से HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जब जल से अभिक्रिया करेगा तो H3O+ बनाएगा और NO3 क्या बनाएगा? माइनस, और हीट देगा यानी उष्मा देगा। उसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल भी जब अभिक्रिया करेगा जल से तो H3O+ देगा, सब में H3O+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और SO4- और क्या देगा? उष्मा देगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अम्ल जब जो है किसी हर हालत में जल से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या देगा? उष्मा। और भी कौन सा अम्ल को करवाएंगे? तो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को जब हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो उष्मा देगा विशाल मात्रा में, है ना। लेकिन और सारे अम्ल को एकदम नाम ला पता भी नहीं चला उष्मा दिया, है ना। नींबू के रस के मिला दो, कागजी नींबू पानी में डाल दो तो उष्मा देता है? पता नहीं चलता है, देता है नाम ला, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रबल अम्ल को, जितना प्रबल अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब को आप जल में मिला दोगे तो उष्मा ज्यादा देता है। इसीलिए सावधानी बरतना हमें क्या चाहिए कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाइए, जल में बूंदे बूंदे अम्ल को डालिए, न कि अम्ल में जल को। अम्ल में जल मत डाल देना, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। कैसे? बता रहे हैं आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया, मान लेते हैं कि आपको 2 पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया है, ठीक है। देखिए इसमें आपको हम दे दिए, इसमें आपको मिल गया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिल गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसको हमको पतला करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिए इसको हमको पतला करना है, पतला वो भी डाल के, पानी डाल के करना है, ठीक है। एक लोटा हमें, मतलब इसमें हमें क्या मिल गया? जल। क्या मिल गया? H2O जल। इसमें हमको है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जल को इसमें जैसे ही आप डालोगे, एक बूंद भी डालोगे तो पूरा बहुत ज्यादा अम्ल है, एक बूंद जल गया, अभिक्रिया करेगा, एक एक ऊपर उबाल मारेगा, खोल के मारेगा, पूरा मुंह जला देगा। लेकिन हमको पतले न करना है तो इतना ज्यादा जल है, में एक एक बूंद अम्ल गिराते जाते, एक बूंद गिराओगे तो कुछ होगा? जल का मात्रा ज्यादा है, और इसे धीरे धीरे ठोपे 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 गिरा कर क्या कर देना है? पतला हो जाएगा। लेकिन
अब सोचोगे कि अम्लवे में हम जल के डाल के पतला करें तो अम्ल की मात्रा ज्यादा ना हो जाएगा जी, खोल के मारेगा उबा, कोई दिक्कत। इसीलिए अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल डालकर उसे तनुकरण यानी पतला करना चाहिए, नहीं तो विस्फोट होने का चांस आपको बना रहेगा, कोई दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि तांबा या पीतल, तांबा या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तांबा और पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अच्छा बताइए, तांबा हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, अभी मैंने बताया, 4 गो लास्ट में याद करने के लिए बोले थे। यम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा है, फिर बोले थे तांबा, जिंक, कॉपर और लेड। कॉपर तो वही तांबा, कॉपर को ही तांबा। आयरन, कॉपर, आयरन, लेड और टीन बोले थे। तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है कि जैसे ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? लवण, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब बताइए लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो कि विषैला पदार्थ होता है, तो बताइए आपका दही क्या है? आपका दही विषैला पदार्थ हो जाएगा कि नहीं जब डाल दोगे उसमें, तो है ना। वही कहता है कि दही या खट्टे पदार्थ को अम्ल पाए जाते हैं, दही और खट्टा पदार्थ में क्या पाया जाता है? अम्ल। जो बर्तन से अभिक्रिया करके, बर्तन क्या है? तांबा का है ना जी, तो अभिक्रिया करके क्या बना देगा? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं जो कि विषैला होता है, अभी मैंने बताया था पहला, है ना। जिससे ये सब खाने को जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाते, इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं मिलाना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? क्या होता है, जैसे तांबा से वो अभिक्रिया करेगा, ठीक है, कौन? जैसे ही अम्ल तांबा से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु वाले से, जैसे ही अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो कि विषैला होता है और खाना खाने के लायक नहीं रह जाता है, इसीलिए उसमें हमको नहीं रखना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आया? चलो ठीक है, बाकी कल